नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो एमए फाइनल का चतुर्थ प्रश्न पत्र है जिसका नाम है व्याकरण और निबंध। तो व्याकरण और निबंध नाम का यह जो पेपर है, इस व्याकरण और निबंध नाम के इस पेपर में जब आप देखते हैं तो एक बिंदु रखा हुआ है समास का। अब समास में जो प्रक्रिया भाग है, प्रक्रिया भाग कहते हैं जब समास की सिद्धि करनी होती है, तो ये जो समास है इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में 20 अंकों का निर्धारण है। और 20 अंकों का निर्धारण कैसे है कि आपके लिए 10 सिद्धियां देगा और 10 में से आपको 5 करनी है, और इन 5 को उसने 4-4 नंबर से विभाजित किया है। तो 5 के 4-4 नंबर से यानी 5 सिद्धियां कितने की हो गई? 20 नंबर की हो गई। अर्थात आपको परीक्षा में वह 10 सिद्धियां देगा और 10 में से आपको कोई सी भी 5 करनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह 50% कोई से भी पाठ्यक्रम को आप हल कर देंगे तो आपके जो मूल्यांकन होगा वह 100 अंक का होगा। अर्थात 100 नंबर में के पेपर में से आपको 50 नंबर का हल करना है और आपको जो अंक मिलेंगे वह कितने मिलेंगे? 100 मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आता है तो जब कोई शासकीय आदेश आ जाता है उसके बाद उसके अनुसार तैयारी करेंगे। अभी 100% जो भी पाठ्यक्रम है उसका हल कर रहे हैं। तो ये जो समास हैं, समास में सिद्धियां जब आप पढ़ेंगे तो ये जो सिद्धियां हैं वह हमारी अव्ययी भाव समास की हैं। तो अव्ययी भाव जो समास है उसमें जब आप पढ़ते हैं तो पहला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। यह जो सूत्र है यह 16 अव्ययों का समास करता है, और जो 16 अव्यय हैं उस एक सूत्र के जो सिद्धियां हैं वह हमारी कहाँ तक हो जाती हैं? यहाँ तक। तो आपको सूत्र एक ही पढ़ना है और उस सूत्र में जितनी बार सिद्धियां दी हुई हैं इनको आपको पढ़ लेना है। तो जो आपके फिर उसके बाद एक सूत्र पढ़ा है आपने नदीविश्च। नदीविश्च सूत्र ये कहता है कि जो नदीवाचक शब्द होते हैं उनका समाहार अर्थ में समास हो जाता है। क्या कहते हैं कि नदीविश्च यानी संख्यावाची शब्द का नदीवाचक शब्द के साथ समाहार अर्थ में समास होता है। समाहार का अर्थ होता है समूह। तो जैसे दो जो उदाहरण हैं हमारे उस सूत्र में दे रखे हैं, द्वियमुनम और पंचगंगम। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं समझना है कि ये संख्यावाची है तो इसको हम क्या है द्विगु समास समझ लें, क्योंकि इसमें कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो पंचगंगम और द्वियमुनम ये दोनों जो सिद्धियां हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इस सूत्र के। फिर उसके बाद क्या है? प्रतिविपासम है, उपसर्दम है, उपजरसम है, अध्यात्मम है, उपचर्मम। ये सा नहीं है, ये क्या है? चर्म है। तो उपचर्म और उपचर्मम दो सिद्धियां इससे बनती हैं। तो इनमें से क्या है? ये जो 27 सिद्धियां हैं, मैं जहाँ तक अनुमान करता हूँ कि कम से कम 5 सिद्धियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी। तो आपको ये जो 27 सिद्धियाँ हैं ये पूर्ण कर लेनी हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जब आप देखते हैं तो एक समास है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इस समास में से जो महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं जो अक्सर कर परीक्षा में आती हैं, एक तो है आपकी कंठे कालः, एक है आपकी चित्रगुह। क्या है? चित्रगुह। फिर उसके बाद एक जो सिद्धि है रूपवद भार्यः। रूपवद भार्यः।
और एक सिद्धि है इसमें आपकी बहिर्लोमः, बहिर्लोमः। और आगे वाली सिद्धि है आपकी प्राप्तोदकः, प्राप्तोदकः। एक सिद्धि है व्यूढोरस्कः, एक है आपकी जो सिद्धि है स्थूलाक्ष, और एक जो अंतिम है वह है द्विपात और सुपात, इस नाम से। ये जो सिद्धियां हैं विद्यार्थियों, आपको वैसे पाठ्यक्रम को पूरे को पढ़ना है, लेकिन ये जो सिद्धियां हैं इनकी 100% संभावना रहती है परीक्षा में आने के लिए। फिर उसके बाद देखिए द्वंद्व समास है। ये जो द्वंद्व समास है, तो इस द्वंद्व समास में से जो सिद्धियां अक्सर कर आपके उसमें आती हैं, जैसे एक सिद्धि है आपकी ईस कृष्णौ, एक सिद्धि है आपकी हरि हरौ, एक सिद्धि आपकी पितरौ। एक है शिव केशवौ, एक है पाणिपादम, एक है फिर इसमें अष्टाविंशति। अष्टाविंशति है। तो इस प्रकार से क्या है, जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो निर्धारित हैं, और एक आ जाती है आपकी जो जाता धर्मार्थ, ये जो आ जाए तो ये भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पद हैं और इनकी सिद्धि आपको करनी होती है। फिर उसके बाद देखिए एक समास है आपका तत्पुरुष समास। अब ये जो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय भी तत्पुरुष का भेद होता है, और उसके बाद कर्मधारय के बाद देखेंगे तो द्विगु भी तत्पुरुष का भेद होता है। तो जो द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, उन सब की सिद्धियों को मैंने यहीं पर संकलित किया है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है इस तत्पुरुष के दो भेद हो जाते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा क्या है, व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण उसको हम बाद में पढ़ेंगे, और जो व्यधिकरण है, व्यधिकरण में क्या है, द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक के शब्दों की सिद्धियाँ आती हैं। यानी पहला पद तो होगा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में, और दूसरा पद कोई भी हो सकता है, तो उसका समास होता है। तो देखिए जो पहला है द्वितीया में, और द्वितीया में जब आप देखेंगे तो जैसे ऐसे शब्द हैं उसमें ग्राम, प्राप्त, तो उसमें 4-5 शब्द हैं, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, एक ही सूत्र से, तो उनको आप सिद्ध कर लेंगे। तो उनमें जैसे ग्राम प्राप्त, ग्राम पतित, कूप पतित, सुख प्राप्त, इस तरीके के जो शब्द हैं उनको सिद्ध कर लेना है। फिर आप देखेंगे तृतीया तत्पुरुष में है, एक आ जाता है संकुला खंड, दूसरा आ जाता है धान्यार्थ, और एक आ जाता है चौथा नख निर्भिन्न। ये सब तृतीया के हैं, और एक आ जाता है हरि त्रातः, ये तृतीया के हैं। आप जब चतुर्थी में चलेंगे तो
चतुर्थी विभक्ति में आपका एक तो है यूप दारू और एक आ जाता है आपका, जैसे आप पढ़ लेंगे 3-4 शब्द हैं, भूत बलि आदि। भूत बलि है, गोहितम है, गो सुखम है, गोरक्षितम है। और एक है इसमें जो नित्य समास है द्विजार्थः। ये तीनों लिंगों में होता है विद्यार्थियों। द्विजार्था, सिद्धि एक ही होनी है, और द्विजार्थम। इन तीनों में से। और फिर उसके बाद जब आप पंचमी में चलते हैं तो पंचमी में चलेंगे तो आपका एक मिलता है चोराद बिभेति। इसका अर्थ है चोर से डरता है। फिर आप चलेंगे षष्ठी में, तो षष्ठी में एक जो सिद्धि है वो जो बार बार आती है, राजपुरुष। राजपुरुष के अलावा इस षष्ठी में ही जब आप देखेंगे तो एक तो पूर्वकायः, ये सूत्र है पूर्वापर अधरोत्तर, ये वाला तो पूर्वकाय है, यह कई बार आता है। और फिर उसके बाद है जब आप देखेंगे तो पूर्वकाय के बाद एक है अर्धपिप्पली, ये भी षष्ठी का ही है, ये पंचमी का है, और ये है अर्धपिप्पली। ये तो हो गया आपका षष्ठी तक। फिर जब आप सप्तमी विभक्ति में देखते हैं तो सप्तमी विभक्ति में विद्यार्थियों एक है आपका अक्ष सौंडः। अब ये जो अक्ष सौंडः शब्द है, ये जो सौंडादि गण हैं इसमें अनेक शब्द हैं। हो सकता है आपको अक्ष सौंडः न दे के दूसरा दे दे, तो जो 6-7 शब्द हैं आप उनको पढ़ लेंगे, जैसे प्रवीण है, धूर्त है, चपल है, ये शब्द जो हैं उनको आप पढ़ लेंगे। ये सप्तमी का है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो समानाधिकरण की बात आती है, और समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है उसी को क्या कह देते हैं हम, कर्मधारय तत्पुरुष कह देते हैं। जैसे इसमें जो आपकी एक सिद्धि आ सकती है, एक आ सकती है सप्तर्षयः, एक आ सकती है आपकी पौर्वशालः, एक आ सकती है पंचगवधनः। ये ऐसी सिद्धियां हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में अक्सर कर ये आती हैं। और एक है आपकी घनश्यामः, फिर हैं आपके घनश्यामः के बाद है, जब आप इसको देखेंगे तो अन्य भेद चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक है प्राचार्यः, कोपुरुषः, और नया जो समास होता है उसका अपुत्रः, क्या है, अपुत्रः, प्राचार्यः, अपुत्रः, क्वचित् पुत्रः, अब्राह्मणः। ये जो ऐसे शब्द हैं जो नया तत्पुरुष के हैं ये, और ये प्रादि तत्पुरुष के हैं। अब्राह्मणः, अनस्वः, इस तरीके से क्या है ये जो सिद्धियां हैं। अब उसके बाद जब आप देखते हैं कि जो द्विगु है, द्विगु में क्या है, एक तो आ जाएगा पंचगवम। एक तो क्या है, यह बार बार आता है, पंचगवम है। और पंचगवम को आप जब देखते हैं तो इसका बार बार पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है पंचगवम के बाद जब आप देखते हैं तो त्रिलोकी आदि की सिद्धियां भी आ जाती हैं। त्रिलोकी है, इस तरह की सिद्धियां परीक्षा में देखने को मिलती हैं विद्यार्थियों। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो समास प्रकरण है व्याकरण में,
उसके जो महत्वपूर्ण जो सिद्धियां हैं जिनकी संभावना 100% परीक्षा में आने की रहती है, इनको इस लेक्चर के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो विद्यार्थियों, आगे वाले लेक्चर में जो हमको पढ़ना है, एक तो समास की कारक के सूत्र हैं। कारक के सूत्रों के अलावा जो आप पढ़ने वाले हैं, कारक के बाद महाभाष्य है पतंजलि का, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो इस तरीके से क्या है, आगे आने वाली वीडियो में हम भिन्न भिन्न जो बिंदु हैं उनका वर्णन करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।